अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के कंप्लीट नोट्स जो से हैं उनको गो थ्रू करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से सब टॉपिक्स आते हैं और इसके अंदर कितना डाटा है, और फाइनल्स के हिसाब से हमें इसके अंदर क्या क्या कुछ कवर करना चाहिए। रैदर इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं या नहीं आते, या किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो सारा हम लोग इसे वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारी आउटलाइन के ही बेसिकली टॉपिक्स मेंशन्ड हैं, जिनमें से 6 हमारे मेजर टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, सेकंड है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, थर्ड है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग, फोर्थ वन है रिक्वायरमेंट एलिसाइटेशन, फिफ्थ वन है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, एंड सिक्स वन है मैनेजमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो फर्दर जो से हैं वो सारे इनके सब टॉपिक्स हैं, और इनके अंदर भी डिटेल्स जो सी हैं वो इसके अंदर है। पीडीएफ छोटी सी है, 26 पेजेस की आप देख सकते हैं पीडीएफ है, लेकिन मटेरियल इसमें बहुत है, आपके फाइनल्स के लिए इनफ हो जाएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, विच इज़ इंट्रोडक्शन टू रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। इंट्रोडक्शन टू रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में हम लोग देखेंगे कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होती है, इसे क्यों हम लोग इम्पोर्टेंट समझते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या इसमें चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, इसका ओवरव्यू बेसिकली हम लोगों ने लेना है। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होती है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपसे कहूँ कि जब आपको कोई कहता है कि मुझे एक सॉफ्टवेयर बना के दो, लेट्स से कि आपको कोई ऐप बनाने के लिए कहता है, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आप लोगों को किसी इन्वायरमेंट की ज़रूरत होगी, किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, जैसे कि एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया, या यूनिटी पे आप लोग अगर कोई गेमिंग एप्लीकेशन है, या डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपको इंटरनेट, लाइट, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, इस तरह की चीज़ों की भी ज़रूरत होगी। ये बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट्स की अभी मैं बात कर रही हूँ। तो एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोजेक्ट को, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट या हार्डवेयर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, आइडेंटिफाई करना, डॉक्यूमेंट करना या मैनेज करना रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में आता है। ठीक है, यानी कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उसको हम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, किस तरह इकट्ठा कर रहे हैं उसे, किस तरह से हम लोग उसे संभाल रहे हैं या उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारा कुछ हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में देखते हैं। ये इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन है, आपके सामने लिखी हुई है। इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि व्हाट शुड द सॉफ्टवेयर डू, कि आपका सॉफ्टवेयर कर क्या रहा है, जो आप बना रहे हो वो कर क्या रहा है, इसे कौन इस्तेमाल करेगा, कैसे ये काम करेगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली ये भी प्रोजेक्ट के जो होती है ना डेवलपमेंट, उस पर इफेक्ट करते हैं। कैसे, देखें, जब भी आप लोग कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, आप लोग बताते हो कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसे ये करना चाहिए। अगर हम लोग यही नहीं बताएंगे हमारा सॉफ्टवेयर ये करे, तो हम लोग उसे बनाएंगे कैसे। सेकंड थिंग, कि आपका सॉफ्टवेयर कौन यूज़ कर रहा है, अगर बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, बड़े इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें चेंजिंग होगी, दोनों के अंदर चेंजिंग होगी। और फिर हाउ विल इट वर्क, यानी कि वो वर्क कैसे करेगा उनके साथ। तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो इसमें अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो जब हम लोग रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग परफॉर्म करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो गोल्स होते हैं ना वो क्लियर हो जाते हैं। यानी कि हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में एट द एंड क्या रिजल्ट लेना है, वो हमारे पास क्लियर हो जाता है। इससे एरर्स जो से हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग स्टार्ट में ही ये देखना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ रह तो नहीं गई, कुछ हमसे मिस तो नहीं हो रहा। तो उससे क्या होता है, बहुत सारी गलतियां हम लोग पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। फिर आता है सेव मनी, यानी कि अब कुछ गलतियां जो सी थी वो स्टार्टिंग पर ही हम लोगों ने सॉल्व कर ली। तो एट द एंड इसमें क्या होगा कि जब आप लोग आगे आगे जाते जाओगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फेजेस में बढ़ते जाओगे, तो जाहिर सी बात है जब आपने स्टार्ट में ही नहीं वो गलती की, तो आगे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आगे प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपकी जो कॉस्ट है वो कम आएगी। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के हर फेज पे कोई ना कोई कॉस्ट लग रही होती है। तो अगर आपको वो फेज रिपीट नहीं करना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कॉस्ट कम लगेगी ना। और इससे ये होता है कि यूज़र की जो सेटिस्फेक्शन है वो इम्प्रूव होती है, क्योंकि आप लोगों ने सारी रिक्वायरमेंट्स यूज़र के अकॉर्डिंग इकट्ठी की हुई होती हैं, और आपका प्रोडक्ट जो एंड पर निकलता है ना वो यूज़र के हिसाब से निकलता है, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग निकलता है। तो इसलिए वो भी सेटिस्फाई हो जाता है।
इसके बाद इसके बेनिफिट्स आते हैं। बेनिफिट्स में क्या है कि इससे हमारी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है, इससे हमारे पास सॉफ्टवेयर जो एंड पे निकलता है हाई क्वालिटी का होता है, रिड्यूस कर देता है प्रोजेक्ट के रिस्क को जो आगे आने वाले होते हैं, इससे कॉस्ट एफिशिएंसी होती है और मेंटेनेंस इजी हो जाती है। बेसिकली वही जो हम लोगों ने इसकी इंपॉर्टेंस में देखा है। और चैलेंजेस क्या हैं? अनक्लियर गोल्स, इफ स्टेक होल्डर आर अनश्योर ऑफ देयर नीड्स, यानी कि जिसने आपसे प्रोडक्ट बनवाना है अगर वही अपने गोल के बारे में क्लियर नहीं है तो वो आपको कैसे समझाएगा कि उसे ये चीज़ चाहिए। और अगर वो आपको नहीं समझा सकेगा कि उसे ये चीज़ चाहिए तो आप उसे वो चीज़ कैसे बना के दोगे? ठीक है ना, मेरी बात समझ आ रही है ना? यानी कि आपको अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो आप उसको जाहिर सी बात है वैसा ही प्रोडक्ट बना कर देंगे ना। फिर आता है उसके बाद चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स हो सकता है वो टाइम टू टाइम बदलता जाए तो आप कहोगे ये क्या आप कर रहे हो, यानी मुसलसल चेंजिंग कर रहे हो, तो हमें भी प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ता है। तो ये भी एक चैलेंज है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में। उसके बाद कन्फ्लिक्टिंग स्टेक होल्डर इंटरेस्ट आता है, यानी कि हो सकता है कि जो आपका स्टेक होल्डर कह रहा है उस तरह से काम होता ही ना हो, क्योंकि आप तो डेवलपर हो, आपको पता है कि ये जो प्रोडक्ट है अगर इस तरह बनेगा तो ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। आप उन्हें ओपिनियन देते हैं लेकिन उनका इंटरेस्ट उस चीज़ में नहीं होता, वो ओपोज कर रहे होते हैं आपके ओपिनियन को। तो ये होता है कि एट द एंड जब प्रोडक्ट बन के आता है ना तो वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा होता, हालांकि उन्होंने अपनी मर्जी से बनवाया होता है। तो ये चीज़ भी आ जाती है। फिर आते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज, जो आपको टाइम या बजट आपके स्टेक होल्डर की तरफ से या क्लाइंट की तरफ से मिला हो सकता है वो इतना डिफिकल्ट हो कि आप उसके अंदर अपनी कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स या इकट्ठी ना कर सको या फिर अपना प्रोजेक्ट ही पूरा ना कर सको। और फिर कम्युनिकेशन गैप्स आते हैं। तो ये इसका पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, विच इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। अब जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के अंदर है ना, सब टॉपिक वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट। क्लासिफिकेशंस के अंदर बेसिकली टाइप्स आएंगी इसकी, और टाइप्स तीन तरह की हैं, एक फंक्शनल है, एक नॉन फंक्शनल और एक डोमेन है। फंक्शनल और नॉन फंक्शनल में अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन्हें मिसमैच कर लेते हैं या आपस में कंफ्यूज कर लेते हैं। तो आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना। फंक्शनल जो सा है ये सिस्टम से रिलेटेड है, किस तरह से डिफाइन व्हाट सिस्टम डू, यानी कि आपका जो सिस्टम है वो क्या कर रहा है, ठीक है, उसे क्या करना चाहिए, आपका सॉफ्टवेयर किस तरह बिहेव करना चाहिए ये बताता है। और नॉन फंक्शनल जोन सा है ना वो क्वालिटीज और स्टैंडर्ड बताता है जो कि सिस्टम को जरूर ही परफॉर्म करनी चाहिए। एग्जाम्पल इसकी अगर देखें तो अगर आपके पास एक ऐप है तो उसके अंदर रीसेट पासवर्ड करने की फैसिलिटी होनी चाहिए। ये आपको उन्होंने एक फंक्शन बताया है कि आपके जो सा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो पासवर्ड है ना उसको रीसेट करने की फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की तरफ देखा जाए ना तो ये वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो लाजमी आपके सिस्टम में होनी होती हैं, जैसे कि सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस। अगर आपकी जो ऐप है वो 2 सेकंड के अंदर लोड नहीं हो रही या 3 सेकंड में लोड नहीं हो रही तो उसकी परफॉर्मेंस लो है। तो जो लो परफॉर्मेंस वाला होता है वो कौन इस्तेमाल करता है? और इसी तरह अगर किसी ऐप में या किसी वेबसाइट में या किसी भी सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी नहीं है तो कौन उसे इस्तेमाल करेगा? तो इसी वजह से नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो सी होती हैं ये क्वालिटी और स्टैंडर्ड बनाती हैं आपके किसी भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर का। और जो डोमेन होती हैं ये किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री, किसी स्पेसिफिक डोमेन या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि बैंकिंग की, वो क्या कहते हैं, ऑल ट्रांजैक्शन मस्ट बी लॉग्ड एंड स्टोर फॉर 5 years, यानी कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है कम से कम 5 साल तक वो स्टोर रहनी चाहिए। ये उसकी रिक्वायरमेंट है, डोमेन रिक्वायरमेंट, या किसी ऑर्गेनाइजेशन की कह लें। नीचे इनका डिफरेंस दिया हुआ है, जिसे नोट्स चाहिए वो नीचे कमेंट कर दें, उनको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, वो इन नोट से डिफरेंस रीड कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेसेस। रिक्वायरमेंट प्रोसेस जो सा ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये होता है कि हम लोग देखते हैं हम अपने रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कौन कौन सी वर्किंग कर रहे हैं, इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कि रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करना। जो चीज़ हमें अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए चाहिए उसको पहले इकट्ठा करते हैं, फिर उसे एनालाइज करते हैं। मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट बताऊंगी। उसे एनालाइज करते हैं यानी कि ये देख रहे होते हैं कि उसकी क्वालिटी किस तरह की है, वो कंप्लीट भी है, क्लियर भी है, कंसिस्टेंट भी है, उसको हम लोग प्रायोरिटाइज कर सकें, उसको हम टेस्ट कर सकें, उसको हम चेंज कर सकें, उसका अगर कोई अल्टरनेटिव है तो उसको देख सकें। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एनालाइज रिक्वायरमेंट में करते हैं। थर्ड नंबर पे हम लोग उसे प्रायोरिटाइज करते हैं, यानी कि जो रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना उसे हम लोग सबसे ऊपर रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है मस्ट हैव और नाइस टू हैव, ये एक एग्जांपल है। इसकी एग्जांपल मैं व्हाट्सएप से देती हूँ। आप लोगों के पास व्हाट्सएप है, उसमें स्टिकर का ऑप्शन है, होता है ना। अब अगर स्टिकर का ऑप्शन ना भी हो तो आपका
काम तो हो रहा है, आपकी कम्युनिकेशन तो हो रही है, तो ये किस में जाएगा, नाइस टू हैव कैटेगरी में। कैसे, अगर स्टिकर है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, काम तो हमारा हो रहा है। लेकिन मस्ट हैव कैटेगरी में चैट वाला फीचर आएगा। कैसे, अगर चैट फीचर व्हाट्सएप में है तो काम हो रहा है, लेकिन अगर चैट फीचर नहीं है तो व्हाट्सएप का क्या फायदा, क्योंकि उसमें तो आप लोग चैट ही करते हो ना। तो ये चीज़ आती है प्रायोरिटाइजेशन में कि हमें किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है। उसके बाद हमारे पास आती है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि जो रिक्वायरमेंट आपने इकट्ठी की, एनालाइज की, प्रायोरिटाइज की, अब उसको आपने लिख के अपने पास सेव कर लेना है, ताकि इन केस नेक्स्ट आपको किसी फेज में ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट के थ्रू ओवर सॉरी गो थ्रू कर लो, उनको नोट डाउन कर लो। जैसे कि अगर गैंट चार्ट बनाने की ज़रूरत होती है, या किसी और चीज़ में आपने ये देखना हो कि कहाँ पर हमारे रिसोर्सेज जा रहे हैं, तो ये रिसोर्सेज फाइनलाइज करने में, उन्हें मैनेज करने में भी मदद देती है। फिर आती है वैलिडेट रिक्वायरमेंट्स, कि अब आपने रिक्वायरमेंट्स खुद भी लिख ली हैं, आपने खुद ही प्रायोरिटाइज किए हैं, खुद ही एनालाइज किए हैं, लेकिन आपने अपने स्टेक होल्डर से, अपने क्लाइंट से तो नहीं ना अभी पूछा। तो इससे पहले कि आप लोग कोई काम करो, कोई एक्चुअल मॉडल बनाओ, आप लोग क्या करते हो, एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाते हो और उसे वैलिडेट करा लेते हो स्टेक होल्डर से, ताकि अगर कोई चेंज करने तो पहले ही कर लें, बाद में हम लोगों को कोई मुश्किल ना हो। उसके बाद आता है मैनेज चेंजेस। अब अगर उसने चेंज करा दिया तो उसको उस चेंज को कैसे मैनेज करना है, उसे ट्रैक कैसे करना है, ये सारा इसमें आएगा। और उसके बाद आएगा रिव्यू एंड अप्रूव, और जब वो रिव्यू हो जाए, वो प्रोटोटाइप आपका अप्रूव हो जाए, तो फर्दर आपने कैसे मूव करना है। ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं, ये सारे रिक्वायरमेंट प्रोसेस में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट्स। इसे लेवल भी कह सकते हैं, लेयर्स भी कह सकते हैं। पहले हम लोगों ने टाइप्स पढ़ी थी, अब लेवल या लेयर्स कह लें। ये भी टाइप्स में आ जाती हैं समहाउ। जैसे कि बिजनेस रिक्वायरमेंट को अगर देखा जाए तो ये डोमेन रिक्वायरमेंट से मिलती है, ठीक है ना। क्योंकि देखें यहाँ पर इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए, हाई लेवल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने वो गोल सेट किया हुआ है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन ने किया है सेट, तो इसका मतलब वो डोमेन है, किसी एक स्पेसिफिक डोमेन में जा रहा है, तो इसलिए ये उस कैटेगरी में लाया करेगा। उसके बाद है यूजर रिक्वायरमेंट, विच इज सेइंग व्हाट यूजर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, यानी कि यूजर सॉफ्टवेयर से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। तो ये फंक्शनल में भी जा सकती है, लेकिन ये है कि जब आपसे वो ये स्पेसिफिक नाम दे के पूछे ना कि लेयर्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स लिखे या लेवल्स ऑफ रिक्वायरमेंट लिखे, तो फिर आपने ये तीनों लिखनी है, ठीक है। इनको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, डिफरेंस दे के लिखना है, आप वैसे भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखी हुई हैं। यूजर रिक्वायरमेंट का भी बता दिया। सिस्टम रिक्वायरमेंट में यह है कि आपका सिस्टम क्या काम कर रहा है, आपको जो सिस्टम बना हुआ है उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कितनी है। जैसे कि अगर आपकी एक ऐप है या एक वेबसाइट है, वो एक टाइम में कितने बंदों को सर्व कर सकती है, तो ये उसके अंदर आएगा। कुछ एडिशनल लेयर्स लिखे हैं जो कि ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो ठीक है, नहीं करना तो कोई मसला नहीं है, इनका कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंटरफेस रिक्वायरमेंट आती है इसमें, डाटा रिक्वायरमेंट, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट आते हैं। इंटरफेस यानी कि आप सिस्टम से किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हो, यानी कि जैसे कि सर्च बार है, साइड पैनल है, बॉटम नेविगेशन है, किस तरह से कर रहे हो। डाटा रिक्वायरमेंट्स में आता है स्टोर कैसे कर रहे हो, उसे रिट्रीव कैसे कर रहे हो। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में आएगा डिवाइस किस तरह का है, स्टोरेज कैपेसिटी उसकी कितनी है। ऑपरेशनल में आ जाएगा कि आप लोग किस तरह का एनवायरनमेंट इस्तेमाल कर रहे हो, एंड्रॉयड कर रहे हो, आईओएस कर रहे हो, विंडोज़ कर रहे हो, मैकोस कर रहे हो, लाइनक्स कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप लोग उसके अंदर आएगा। इसके बाद आ जाएंगे हमारे पास रिक्वायरमेंट करेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, जब हम लोगों ने ऊपर एनालाइज का फेज पढ़ा था, उसके अंदर हम लोगों ने यही चीज़ चेक की थी, चेक इफ द रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लीट, क्लियर, कंसिस्टेंट और फिजिबल। तो बेसिकली ये जो चार यहाँ नेम लिखे हुए थे, ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिक्वायरमेंट ही थी। और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो रिक्वायरमेंट है, वो ये सजेस्ट करती हैं कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी है। समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जितनी ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स एक प्रोडक्ट फुलफिल कर रहा होगा, वो उतना ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का होगा। यानी कि अगर एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर ये चार या पांच करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो गुड है। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट जिसमें इन सारी करेक्टरिस्टिक्स में कोई 8 या 10 है, तो वो एक्सीलेंट होगा। सही है, इस तरह कैटेगराइज होते हैं। अब ये रिक्वायरमेंट्स जो सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या कहते हैं, पहली बात कि क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल हो, कोई इसमें ऐसी वैसी मुश्किल बात ना लिखी हो, बिल्कुल सिंपल सी जुबान में आपको जो समझ भी आ जाए। और जैसे कि अगर आपके पास कोई आता है और आपको कहता है कि मुझे ना गाड़ी चाहिए और बहुत तेज वाली चाहिए, तो आपको क्या समझ आएगी इस चीज से।
आप कहोगे भाई कितनी तेज चाहिए। अगर आपको वो कहता है कि इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली गाड़ी चाहिए, तो आपको पता होगा कि वो गाड़ी कितने स्पीड से, कौन सी गाड़ी इतने रफ्तार के साथ चलेगी, तो आप उसको वही चीज प्रोवाइड करोगे। ऐसे ही है ना। बिल्कुल इसी तरह जब सॉफ्टवेयर हम लोगों ने डेवलप भी करना होता है, ये था कि प्रोडक्ट सेल कर रहा है, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट बनाना हो तो तब भी हमें इसी तरह रिक्वायरमेंट्स बतानी। उसके बाद कंप्लीट का आता है। ठीक है, कंप्लीट का मतलब कि रिक्वायरमेंट्स जो आपको बता रहा है वो डिटेल में होनी चाहिए, इतनी डिटेल में होनी चाहिए कि आपको आगे फर्दर कोई एरर या फेलियर ना फेस करना पड़े। ठीक है ना। यानी कि हर तरह की आपके पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। थर्ड नंबर के पे कि वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। यानी कि ये ना हो कि वो बार बार उसे चेंज करी जा रहा है, चेंज करी जा रहा है। आप कह रहे हो यानी कि आपने एक इंटरफेस बना के दिया लेकिन उसे नहीं पसंद आया, और उसने कहा कि थीम चेंज कर दो। आपने थीम चेंज की, वो कह रहा है कि नहीं भाई मुझे नहीं है पसंद आ रही इसकी, फिर थीम चेंज करो। आपने फिर चेंज की, लेकिन वो बार बार कंसिस्टेंटली चेंज करवाई जा रहा है। अगर वो ऐसा करता जाएगा तो जाहिर सी बात है कॉस्ट ज्यादा उसकी लगती जाएगी, और बजट हो सकता है आउट हो जाए। तो ये सारा कुछ जो है कंसिस्टेंसी से बड़ा इफेक्ट पड़ता है इस पे। तो कंसिस्टेंट होनी चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट। फोर्थ नंबर पे कि फिजिबल होनी चाहिए, यानी कि आपके बजट के अंदर अंदर रह के आप उन्हें असेस कर सको। फिर यह है कि टेस्टेबल होनी चाहिए, यानी कि आप उन्हें इजीली चेक कर सको कि क्या वाकई है हमारा जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर अंदर बन जाएगा। टेस्ट करना, यानी कि जैसे यहाँ नीचे एग्जांपल भी है, द सिस्टम मस्ट सपोर्ट 100 यूजर, कम से कम एक दफ़ा में 100 यूजर उस सिस्टम को इस्तेमाल कर सके। उसके बाद है प्रायोरिटाइज, यानी कि आप लोग उनको प्रायोरिटाइज कर सको। ये ना हो कि आप लोग एक रिक्वायरमेंट इकट्ठी कर रहे हो और उसमें आपको पता ही नहीं कि इम्पोर्टेंट कौन सी है, ऑप्शनल कौन सी है, कौन सी ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कौन सी लाजमी होनी चाहिए और कौन सी अगर हो ना भी हो तो चलेगा। तो ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेबल होनी चाहिए। और फिर ये है कि ट्रेसेबल होनी चाहिए, यानी कि आप उसे ट्रैक भी कर सको। अगर आपने एक रिक्वायरमेंट चेंज किया है तो आप ट्रैक कर सको कि जो पिछली थी उसके अंदर ये काम हो रहा था, तो और जो अब हम लोगों ने अप्लाई किया है उसमें ये काम हो रहा है। उसके बाद है अडेप्टेबल और चेंजेबल होनी चाहिए, यानी कि आपके पास जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसके अंदर अगर आप चेंज करना चाहो तो उसको वो इतना स्केलेबल होना चाहिए कि आप उसमें इजीली चेंज कर सको। ठीक है ना। फिर आता है मैनेजेबल। मैनेजेबल का मतलब होता है आप इजीली उसको ऑर्गेनाइज कर लो, उसे इजीली मॉनिटर कर लो और उसे इजीली कंट्रोल कर लो। यानी कि इसके अंदर सिंपली आपसे कहा जा रहा है कि कुछ टूल्स आप उनका यूज़ कर लो जिससे आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को क्या करो, इजीली मैनेज कर लो। फिर आता है 10th नंबर पर आपके रिक्वायरमेंट्स में वेरीफाइबल, यानी कि आप उसको टेस्ट करके अपना जो क्लाइंट है आप उसे चेक भी करवा रहे हो और आप खुद को ये वेरीफाई कर रहे हो कि जो मैंने चीज़ बनाई है वो सही बनाई है। ठीक है। तो ये थी कुछ रिक्वायरमेंट्स हमारे पास, उनकी करेक्टरिस्टिक्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटी, एनालाइजिंग द क्वालिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स। अब क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स क्या कह रही हैं कि क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि यूज़र की एक्सपेक्टेशन से मीट कर रही हूँ। यानी आपने जो चीज़ें इकट्ठी की हैं वो यूज़र की एक्सपेक्टेशन से मीट कर रही हैं। आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना फास्ट काम कर रहा है, उसे यूज़र कितनी आसानी से इस्तेमाल कर रहा है, कितना स्टेबल है आपका सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर, आपका सिस्टम जो सा है उसको आप कितना अपग्रेड कर सकते हो, कितनी उसमें चेंज कर सकते हो यूज़र की डिमांड के मुताबिक। उसके अंदर अगर एडिशनल फंक्शन ऐड करना है, कोई फीचर ऐड करना है, कि आप वो कर सकते हो। उसके अंदर जो सिस्टम के सिक्योरिटी मेजर्स हैं क्या वो सेफ है, उसको कोई थ्रेट तो नहीं है अपने इन्वायरमेंट के अंदर, वो इजीली मैनेज हो जाता है। उसके अंदर अगर कोई बग आता है तो आप उसे इजीली मैनेज कर सकते हो, या फिर वो दूसरे सिस्टम्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, क्या वो दूसरों के साथ काम कर सकता है। तो ये सारी क्वालिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं। ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो हर यूज़र के एक्सपेक्टेशंस में लाए करती हैं। तो इस वजह से इन्हें भी इस्तेमाल करना या इन्हें समझना ज़रूरी है। एडिशनल टेक्निक्स फॉर रिक्वायरमेंट देखें तो इसमें आती है हमारे पास वर्कशॉप, प्रोटोटाइपिंग, ऑब्जर्वेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्वेश्चनरी, यूज केस मॉडलिंग। यानी कि ये वो टेक्निक्स हैं जो आप रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज कर सकते हो उन्हें गैदर करने के लिए। अगर वर्कशॉप है तो आप लोग ग्रुप डिस्कशन करते हो उसमें, अगर प्रोटोटाइपिंग है तो आप छोटा सा एक मॉडल क्रिएट कर लेते हो अपने ओरिजिनल सिस्टम का,
ऑब्जर्वेशन है तो आप लोग यूजर्स को देखते हो कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं, आपके सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, या दूसरे एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, फिर आप उसके मुताबिक अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उन्हें गैदर करते हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग है तो इसमें भी आप लोग एक छोटे से ग्रुप के अंदर आइडिया कोई जनरेट करते हो। क्वेश्चनरी जो सी है इसके अंदर ये आप सवाल जवाब करते हो, सर्वेज में भी क्वेश्चन आंसर्स ही होते हैं। और यूज केस मॉडलिंग कहें तो इसके अंदर आप लोग डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक्स हैं रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने की। दो टॉपिक हो गए हमारे, अब अपने थर्ड टॉपिक पर चलते हैं, विच इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग। यानी कि अब सिस्टम इंजीनियरिंग के हिसाब से देखते हैं, पहले हम सॉफ्टवेयर में देख रहे थे, अब सिस्टम की तरफ जाते हैं जो कि एक ब्रॉडर टर्म है। तो इन सिस्टम इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट प्लेज अ क्रेशियल रोल, ये एक अहम किरदार इसमें अदा करती है। एंड दिस यानी कि जो भी इधर लिखा है आप लोग इसे रीड आउट कर लेना, बिल्कुल सिंपल सी है। इसके अंदर जो पहला काम है वो रिक्वायरमेंट एवोल्यूशन का है। इसके ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो पहले भी मैं बना चुकी हूँ, और यहाँ पर भी मैं आपको गो थ्रू कर देती हूँ कि एवोल्यूशन होती क्या है। एवोल्यूशन का वर्ड इवॉल्व से निकला है, जिसका मतलब होता है चेंज होना, ओवर द टाइम ग्रो करना, या फिर अपडेट होना। ये इसके कुछ मीनिंग्स हैं। और यहाँ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में इसका ये मतलब है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो आपका प्रोजेक्ट है, जैसे जैसे ग्रो करता है उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाती हैं। जैसे कि अगर व्हाट्सएप को देखें या किसी भी ऐप को देखें, जैसे जैसे उसके अंदर हम लोग फीचर्स ऐड करते जा रहे हैं उससे मोबाइल में स्पेस ज़्यादा चाहिए। ऐसे ही है ना। या फिर आप जिस जिस तरह चीज़ को बनाते जाते हो, डेवलपमेंट के टाइम पे भी ऐसे होता है कि रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। तो ड्यू टू शिफ्टिंग बिजनेस नीड्स, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उस हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हो रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं। तो क्यों होती हैं इवॉल्व, अगर ये सवाल आता है तो वाई रिक्वायरमेंट्स इवॉल्व, इसमें यह है कि न्यू इन्फॉर्मेशन आपको कोई मिल जाती है, आपको मार्केट में कोई नया ट्रेंड नज़र आ जाता है, कोई टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है, या यूज़र आपको फीडबैक देता है कि इसमें बग है या मुझे इस तरह का वेरिएंट चाहिए। तो ये सारा कुछ है कि आपको रिक्वायरमेंट्स चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर आप चेंज कर रहे हो तो फिर जो चेंज आपने किया उसको मैनेज भी करना है, और मैनेज करने के भी डिफरेंट तरीके हैं। यानी आप चेंज कंट्रोल से भी कर सकते हो। चेंज कंट्रोल बेसिकली आपके पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं। और ट्रेसेबिलिटी जो है ये एक मैट्रिक्स है, आप मैट्रिक्स बना के इसे कंट्रोल कर सकते हो, या कोई ग्राफ की फॉर्म में भी कर सकते हो, और कम्युनिकेशन के थ्रू भी इसको मैनेज कर सकते हो। एवोल्यूशन के बाद आपके पास आता है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी। रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी के अंदर आपके पास, ये भी मैंने इसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाई है। ट्रेसेबल का मतलब है कि ट्रैक करना, यानी आपने जो रिक्वायरमेंट्स थ्रू आउट द लाइफ साइकिल बनाई हैं या जिन्हें इस्तेमाल किया, आप उनको जैसे जैसे ग्रो कर रहे हो उनको साथ साथ ट्रेस करते जा रहे हो। और ये ट्रेसेबिलिटी क्यों ज़रूरी है, ताकि हम लोग देख सकें कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टेक होल्डर की नीड के अकॉर्डिंग है भी या नहीं। और ये कि क्या हमने जो काम किया था वो सही अभी तक काम कर रहा है, फ्यूचर वाली चेंज में और अब वाली चेंज में कोई गड़बड़ तो नहीं है, अभी भी बिल्कुल वैसा कंसिस्टेंसी है ना हमारे प्रोडक्ट में, वो देखने के लिए। ट्रेसेबिलिटी के कुछ हमारे पास टाइप्स आते हैं, जिसमें फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी, बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी और बाई डायरेक्शनल होते हैं। फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी में होता है कि रिक्वायरमेंट्स जो सी हैं हमारे अपर फेज से लोअर फेज की तरफ जाते हैं। यानी कि अगर वाटरफॉल मॉडल आप लोग देखो तो डिज़ाइन पहले आएगा, फिर उसके बाद कोडिंग, फिर टेस्टिंग और फिर वैलिडेशन आएगा। और बैकवर्ड में अगर देखा जाए तो वाटरफॉल में तो बैकवर्ड नहीं होता ना। तो इसीलिए ये थोड़ा सा ये जो ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स है ये इस तरह के मेथड, जैसे कि अजाइल मेथोडोलॉजी है ना, तो उसमें ये यूज़ हो सकता है कि हम लोग वैलिडेशन से टेस्टिंग, कोडिंग और डिज़ाइन की तरफ भी जा सकें। यानी बाई डायरेक्शनल भी आप लोग ये काम कर सको, तो वो चीज़ें ट्रेसेबिलिटी में आती है। ट्रेसेबिलिटी के लिए हम डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हैं, इसमें ट्रेसेबिलिटी भी मैट्रिक्स भी आ सकता है, इसमें रिक्वायरमेंट मैनेजिंग टूल, यानी कि जैसे जिरा का एक सॉफ्टवेयर है, आईबीएम का रैशनल डोर्स एक सॉफ्टवेयर है, ट्रेलो का एक सॉफ्टवेयर है, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए मिल जाएंगे। तो वो सारे इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन जो आप करते हो वो भी एक ट्रेसेबिलिटी का ही मेथड है। बेसिकली आपने ट्रैक ही रखना है ना अपनी रिक्वायरमेंट्स का, तो आप किसी भी तरह से कर सकते हो।
इन दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बाद हमारे पास है प्रायोरिटाइजेशन का टॉपिक, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर भी हमारे पास चार डिफरेंट मेथड्स आ रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मॉस्को मेथड है, कैनो मॉडल है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, स्टेक होल्डर वोटिंग है। इनके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, आपने प्रायोरिटाइज करना है कि जो सबसे क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है ना, वो सबसे पहले हैंडल की जाए और उसके बाद बाकी सबको देखा जाए, या कोई टाइम या कोई रिसोर्स अगर उन्हें एलोकेट करना है तो वो किया जाए। तो मेथड ऑफ प्रायोरिटाइजेशन के अंदर जो ये मॉस्को मेथड है, ये वही वाला है, मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव, वांट हैव। तो मस्ट हैव यानी ज़रूरी होना चाहिए, शुड हैव यानी ये भी होना चाहिए, और कुड हैव का मतलब है हो सकता है, एंड वॉन्ट हैव का मतलब कि ये नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना वो सही काम नहीं करेगा। तो इस तरह से ये कैटेगराइज करता है हमारी रिक्वायरमेंट्स को। और जो कानो मॉडल है इसके अंदर हमारे पास स्केल बने हुए हैं बेसिक परफॉर्मेंस एक्साइटमेंट फैक्टर्स के ऊपर, जो कि हाँ ह्यूमन बायस पर है, यानी आपका जो यूज़र या आपका जो क्लाइंट है वो कितना सेटिस्फाई है आपके काम से, आपके परफॉर्मेंस से, आपका जो सॉफ्टवेयर है उसकी वर्किंग से। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में होता है कि आप क्या करते हो, आपका जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसको अपने फीचर्स के साथ कंपेयर करते हो। यानी कि आप देखते हो कि ये जो फीचर है इस पे इतनी कॉस्ट लग रही है, अगर ये ज़्यादा कॉस्ट लग रही है तो ये इस तरह का वर्क कर रहा है, इस पे थोड़ी कॉस्ट लग रही है और ये इस तरह का वर्क कर रहा है। यानी कि दो फीचर हैं, आप उन दोनों को डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो आप लोग उसकी कॉस्ट को कंपेयर करके देख सकते हो कि कहाँ से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और स्टेक होल्डर वोटिंग में अगर देखें तो गेट इनपुट फ्रॉम स्टेक होल्डर, यानी कि आप जैसे कि फीडबैक लेते हो ना किसी चीज़ में, तो वो चीज़ भी आ सकती है कि आप स्टेक होल्डर से पूछ लो कि उसे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ चाहिए। प्रायोरिटाइजेशन के अगर बेनिफिट्स की बात करें जो कि हमारे पास नेक्स्ट में है, तो बेनिफिट्स ऑफ प्रायोरिटाइजेशन के अंदर क्या होगा, हमें देखना है इसके क्या बेनिफिट्स हैं। और वो ये है कि इंश्योर करता है टाइमली डिलीवरी, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है इन टाइम पूरा हो जाए, आपके जो रिसोर्स एलोकेशन है वो ऑप्टिमाइज हो जाए, यानी कि बहुत बेहतर हो जाए, और आपके जो रिस्क हैं वो कम हो जाएं जो हम लोगों को आगे फेस करने हैं डिफरेंट स्टेजेस में, डिफरेंट फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। द वेरी फोर्थ टॉपिक जो इन तीनों के बाद इम्पोर्टेंट है, यानी कि रिक्वायरमेंट एवोल्यूशन, ट्रेसिबिलिटी एंड प्रायोरिटाइजेशन के बाद, वो है ट्रेड ऑफ एनालिसिस। ट्रेड ऑफ एनालिसिस के अंदर क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलते हैं और आपने उनमें से एक के बारे में डिसीजन करना होता है, ठीक है। यानी कि आपने एक किसी एक चीज़ को लेना होता है कि क्या मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसके अंदर ये भी आ सकता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट कर रही हूँ, और ये भी हो सकता है कि आपके पास रिक्वायरमेंट्स ही बहुत कम हो जिनमें से आपको किसी एक को ही चूज करना हो। व्हेन टू यूज ट्रेड ऑफ एनालिसिस, अगर ये क्वेश्चन आपके जहन में आता है कि कब हम इसे इस्तेमाल करेंगे, तो व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर इन कन्फ्लिक्ट विद अनदर, जब एक दूसरे के साथ वो कन्फ्लिक्ट कर रही हो, यानी दो मैच करने वाली रिक्वायरमेंट्स हों, तो आप उनमें से किसी एक को चूज करते हो ताकि आपकी कॉस्ट जो है वो कम लगे। और इसी तरह रिसोर्स भी हो सकते हैं जैसे कि टाइम, मनी, या फिर कोई आपकी ह्यूमन पावर, ह्यूमन लेबर। और इसके अलावा व्हेन स्टेक होल्डर हैव डिफरिंग ओपिनियन ऑन हाउ टू अप्रोच अ रिक्वायरमेंट, यानी अब एक बंदा आपसे कह रहा है कि ब्रेनस्टॉर्म कर लो और दूसरा कह रहा है नहीं सर्वेज अच्छा रहेगा, तो इस तरह से भी आप क्या कहते हैं उस टाइम में भी आप ट्रेड ऑफ एनालिसिस का यूज़ कर सकते हो। स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं ट्रेड ऑफ एनालिसिस में वो क्या है, आइडेंटिफाई करना कि ट्रेड ऑफ कहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है, कहाँ पर कन्फ्लिक्ट आ रहा है, एनालाइज करना कि इसके क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, और फिर डिसीजन करना कि क्या करना चाहिए इस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए एक सिनेरियो नीचे लिखा हुआ है, अ फीचर रिक्वायर हाई परफॉर्मेंस, ठीक है, बट एडिंग इट कुड डिले द प्रोजेक्ट और इंक्रीज कॉस्ट। ये एक सिनेरियो उन्होंने दिया है कि आपने कहा है कि एक फीचर जो है उसकी परफॉर्मेंस हाई रखनी है, लेकिन यह है कि जब आप उसकी परफॉर्मेंस हाई रखते हो तो उसकी वजह से आपके ओवरऑल जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसमें भी फर्क पड़ रहा है, और आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिले भी हो रहा है अपने एक्चुअल टाइम से। तो इस सूरत में आपकी जो टीम है वो ट्रेड ऑफ एनालिसिस परफॉर्म कर सकती है ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है वो टाइमली और इन बजट पूरा हो जाए। ट्रेड ऑफ एनालिसिस के बाद आपके पास है रिस्क एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस एंड इम्पैक्ट एनालिसिस।
Risk analysis help identify potential sub-problems early in the project, while impact analysis helps understand the effects of changes in requirements or the system. यानी कि रिस्क के अंदर आप लोग पोटेंशियल प्रॉब्लम, जो कि वो प्रॉब्लम्स आपके प्रोजेक्ट के स्टार्टर में आपको आ रही हैं, आप उनको देखते हो। यानी कि ये रिस्क है, मैं नहीं अभी ये करूंगा, इस तरह के कोई जो सीन्स है ना, उनको आप डिस्कस करते हो। जबकि इम्पैक्ट एनालिसिस जो है वो आपको जो चेंजेस आते हैं ना, कोई रिस्क आप अगर अब ले लिया है तो उसका क्या चेंज आ सकता है, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसको अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। तो रिस्क एनालिसिस को पहले थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। रिस्क एनालिसिस हमारे पास जो है, रिकॉग्नाइज पोटेंशियल रिस्क, अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स, चेंजिंग टेक्नोलॉजी और रिसोर्स कंस्ट्रेंट। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये जो इन्होंने यहाँ वर्डिंग लिखी है, अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स, चेंजिंग टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह, ये क्या थी, ये चैलेंजेस थी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को। तो रिस्क एनालिसिस इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। अब असेसिंग रिस्क इम्पैक्ट, हम लोग इसे असेस कैसे करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारी जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट, टाइम या यूजर जो सेटिस्फेक्शन है, यानी कि जो जो हमारे स्कोप को खराब कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के स्कोप को रिस्क में डाल सकते हैं, हम उनके इफेक्ट्स देखते हैं कि वो कितना इफेक्ट डाल रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट को, उसको मैयर करते हैं। और फिर मिटिगेशन जो स्ट्रेटेजी है ना, उसको अप्लाई करते हैं। यानी कि हम लोग वो एक्शंस परफॉर्म करने के लिए प्लान करते हैं कि हमने ये एक्शन परफॉर्म करने हैं, और इससे हमारा ये मसला जो है ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद इम्पैक्ट एनालिसिस आता है। इसमें है कि आपने जो चेंज किए हैं, जो रिक्वायरमेंट्स चेंज किया है, उनका जो इम्पैक्ट पार्ट है, आप उसको हैंडल आउट करते हो। और इसकी अगर एग्जांपल देखा जाए तो अ चेंज इन रिक्वायरमेंट फॉर अ मोबाइल ऐप में अफेक्ट इट्स डिज़ाइन। हो सकता है आपने किसी चीज़ को चेंज किया है जिससे उसका डिज़ाइन टोटली चेंज हो गया है, इंटरफेस में चेंज आ गया है, या यूज़र का उसके साथ अब एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो आप उसको इस चीज़ को एनालाइज करते हो इसमें। अब इन दोनों को अगर देखा जाए मैनेज कैसे करते हैं, तो कंटीजेंसी प्लान और कांस्टेंट मॉनिटरिंग जो है, ये दो मेथड हैं जिससे आप इन्हें मैनेज कर सकते हो। यानी कि क्रिएट अ बैकअप प्लान फॉर रिस्क दैट आर आइडेंटिफाई, यानी कि आप एक बैकअप प्लान बना लेते हो जिससे आपके जो रिस्क हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिफाई हो जाते हैं। और कांस्टेंट मॉनिटरिंग करते हो आप, इससे क्या होता है, कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करने से आपके रिस्क जो है वो कम हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। अब जो हम लोगों ने रिस्क देखे, जिन्हें एनालाइज किया, जिनका इम्पैक्ट मैयर किया, अब उनको हमने मैनेज करना है। तो ऑन गोइंग प्रोसेसेस के अंदर हम लोग इन ऑल रिक्वायरमेंट्स को ट्रैक भी कर रहे हैं, अपडेट भी कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है उस सब को मैनेज करना है हमने रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर। तो ओवर द टाइम डॉक्यूमेंटेशन के जरिए ये काम हो सकता है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम के जरिए ये काम हो सकता है, और चेंज मैनेजमेंट के जरिए ये काम हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन में ये होता है कि जब आप लोग रिक्वायरमेंट्स को अपने को प्रॉपरली लिख लेते हो, तो उससे आप डिफरेंट स्टेजेस में मदद ले सकते हो। तो ये रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करने में मदद दे रही हैं। वेरिएंट कंट्रोल का देखा जाए तो ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी चेंजेस का ट्रैक रख रहे होते हैं। अब जब आप लोग अपने फाइनल ईयर्स में जाएंगे ना, तो तब आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाने हैं, तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, आपको उस वक्त इसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज समझना जरूरी है कि दे कीप द ट्रैक ऑफ चेंजेस यू मेड इन योर प्रोजेक्ट। ओके। चेंज मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि जो मॉडिफिकेशन आपने की है प्रोजेक्ट के अंदर या प्रोडक्ट के अंदर, उसके रिक्वायरमेंट्स जो सी हैं उनको देखना। अच्छा, मैं अभी भी दो वर्ड्स यूज कर रही हूँ मुसलसल, एक प्रोजेक्ट और एक प्रोडक्ट है, और ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये डिफरेंट है, इनके अंदर डिफरेंस है। ठीक है, आप लोगों ने इन्हें मिक्स नहीं करना। जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आपकी अभी वर्किंग चल रही है, और जो प्रोडक्ट होता है ना, ये फाइनलाइज्ड आपका जो सॉफ्टवेयर होता है ना उसको कहते हैं, यानी कि जो बन चुका है। तो दोनों के अंदर हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, हो सकता है अभी डेवलप हो रहा हो तो चेंज हो जाए, और एक ये है कि आपका प्रोडक्ट बन गया और अब आप उसमें चेंज करना चाह रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये दोनों वर्ड्स यूज किए हैं, आपने इन्हें मिक्सअप नहीं करना। टूल्स जो से रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए यूज होते हैं वो हैं जिरा, कॉन्फ्लुएंस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट आप लोग इसमें टूल्स यूज कर सकते हो। आप इन्हें मैनुअली भी मैनेज कर सकते हो, यानी कि आपने स्टाफ को ही हायर किया हुआ है जो चार्ट्स के जरिए आपका जो सारा काम है उसको मैनेज कर रहा है। जैसे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट लोग रखे जाते हैं, इसी तरह डेवलपमेंट के अंदर भी आप लोग रिक्वायरमेंट्स जब गैदर कर रहे हो
तो आप लोग रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए भी, उनको मैनेज करने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट लोग रख लो, और वो मैनुअली उसको हैंडल कर रहे हो। ठीक है। चैलेंजेस क्या आते हैं इसे मैनेज करने में, कि स्टेक होल्डर की जो उनसी नीड्स होती है ना, उनको हमें मुसलसल चेक करना होता है। ये ना हो कि कहीं पर वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज करना चाह रहा और हमें पता ना चले। और जो सेकंड एक चैलेंज है वो है स्कोप क्रीप का। स्कोप क्रीप का मतलब ये होता है कि आपका प्रोडक्ट एक टाइम के लिए सिर्फ चला है, लेकिन वो अपने एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ही उसकी जो सी वर्किंग है वो ख़त्म हो गई है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, लेकिन ये हुआ कि आपने उसका एस्टिमेट लगाया था कि 10 ईयर्स तक वो बिल्कुल ठीक चलेगा, लेकिन वो 5 ईयर्स में ही आके उसकी परफॉर्मेंस ऐसी हुई है कि वो काम करना बंद करने लग गया। यानी कि उसकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होने शुरू हो गई है। ये अक्सर ऐसे होता है जब आप मैनेज नहीं कर रहे होते अपनी चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोजेक्ट को ना। तो अगर आप मुसलसल चेंज करते मुसलसल मॉनिटर करते रहे ना अपने प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट को, तो आप लोगों का स्कोप क्रीप नहीं होता। लेकिन अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो आपका स्कोप क्रीप परफॉर्म होता है उस जगह पर। सेवन्थ पॉइंट जो हमारे पास है वो है इंटरेक्शन बिटवीन रिक्वायरमेंट एंड आर्किटेक्चर। यानी कि आपके पास एक तरफ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो नीड्स जिन्होंने आपका सॉफ्टवेयर बनाना है, और दूसरी तरफ वो आर्किटेक्चर है जिसके ज़रिए आप लोग उन रिक्वायरमेंट्स को अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो इन दोनों में क्या इंटरेक्शन है उसको देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट इन्फ्लुएंस आर्किटेक्चर, यानी ये वो आर्किटेक्चर जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स को बदल सकता है, चेंज कर सकता है। जैसे कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, दीज डायरेक्टली इफेक्ट हाउ द सिस्टम इज डिजाइन। यानी कि अगर आपने कोई लॉगिन का फीचर ऐड किया है, जैसे कि आपने पहले सिंपल लॉगिन रखा था, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने उसमें नया फीचर ऐड किया गूगल लॉगिन का, तो जाहिर सी बात है उसका टोटली इम्पैक्ट और होगा आपके डिवाइस के ऊपर, आपको उसमें ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में देखा जाए तो ये भी ओवरऑल सिस्टम को उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि उसकी सिक्योरिटी, उसकी स्केलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, सारा कुछ। ठीक है। अगर आर्किटेक्चर देखा जाए कि आर्किटेक्चर कैसे अफेक्ट करता है रिक्वायरमेंट्स को, पहले हम लोगों ने देखा है कि रिक्वायरमेंट्स इफेक्ट हो रही हैं आर्किटेक्चर की वजह से, लेकिन अब आर्किटेक्चर इफेक्ट हो रहा है रिक्वायरमेंट्स की वजह से। कैसे? अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो टेक्निकल है, यानी कि द आर्किटेक्चर माइट प्लेस लिमिटेशन ऑन व्हाट कैन बी डन। आपका आर्किटेक्चर इतना नहीं है कि उस पर डिफरेंट डिफरेंट फीचर आप मुसलसल ऐड करी जाओ। ठीक है, तो इस तरह रिक्वायरमेंट्स जो सी हैं अगर वो मुसलसल चेंज हो रही हैं तो वो आपके आर्किटेक्चर को इफेक्ट कर सकती हैं। इसी तरह डिज़ाइन चॉइसेस भी आपके आर्किटेक्चर को क्या कहते हैं, इफेक्ट कर सकती है। जैसे कि आपने कोई ऐसी रिक्वायरमेंट ले ली है जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बेस पर है, लेकिन आपका आर्किटेक्चर पुराने ज़माने का या ओल्ड वेरिएंट में है, तो फिर आप क्या करते हो कि देखते हो कि आपके सिस्टम को किस तरह से इफेक्ट हो रहे हैं। तो इसके हल के लिए दो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो यही हैं कि आप आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट्स को साथ साथ लेके चलते रहो और उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहो। ठीक है। बढ़ते हैं अपना फोर्थ टॉपिक की तरफ, विच इज रिक्वायरमेंट एलिसाइटेशन। एलिसाइटेशन का मतलब होता है गैदर करना। इससे रिलेटेड हम लोग ऊपर एक टॉपिक पढ़ कर आए थे, रिक्वायरमेंट एलिसाइटेशन से रिलेटेड था, उसमें भी हम लोगों ने इकट्ठा करने की कुछ टेक्निक्स देखी थी। तो यहाँ पर हम लोग इसे डिटेल में देख रहे हैं कि एलिसाइटेशन असल में क्या होता है। वहाँ पर एलिसाइटेशन का वर्ड यूज़ नहीं था हुआ, लेकिन उसका कंसेप्ट वहाँ पर लिखा था। अब यहाँ पर है कि रिक्वायरमेंट एलिसाइटेशन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर, के हमने देखना है कि स्टेक होल्डर की जो भी एक्सपेक्टेशन है, जो भी नीड्स है, उनको कैसे गैदर किया जाए। रेदर आप यूजर्स को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हो, उनसे फीडबैक ले रहे हो, क्लाइंट से क्वेश्चनरी कर रहे हो, क्या आप लोग कोई और मेथड इस्तेमाल कर रहे हो, ब्रेनस्टॉर्म, या जो भी इसकी टेक्निक्स के अंदर बेसिकली आएगा वो चीज़। और इसके सोर्सेज में अगर देखा जाए, ये वही टॉपिक है जिसको डिटेल से पहले भी एक वीडियो में बताया गया है। एलिसाइटेशन रेफर्स करता है कि आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, या किस तरह आप उसको इकट्ठा कर रहे हो, क्या वो आपको समझ में भी आ रही है, कि आप उसको डॉक्यूमेंटाइज कर सकते हो, क्या आप उसे लिख सकते हो। ये सारा कुछ एलिसाइटेशन में होता है। और सोर्स, एलिसाइटेशन का सोर्स कोई भी हो सकता है। वो आपका स्टेक होल्डर भी हो सकता है, वो आपका कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, वो आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है। अगर सर्वे या क्वेश्चनरी की बात करें तो वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है।
वही टेक्निक्स जो हमने ऊपर देखी थी उनको अगर फर्दर डिटेल में दिया है कि इंटरव्यूज क्या हैं, उनकी फर्दर टाइप्स क्या हैं, ब्रेनस्टॉर्म क्या है, उसकी डेफिनेशन और उसके इम्पोर्टेंस और ये सारा कुछ बेसिकली आपको इसका कंसेप्ट होना चाहिए। और लिखने के लिए असल में हमें वर्डिंग की ज़रूरत होती है, तो जब आप इन्हें रीड करेंगे आपको इसकी समझ आ जाएगी। आप अगर चाहें तो इनकी एक एक डायग्राम खुद से भी बना सकते हैं। लाइक अगर हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग की या यूज केस मॉडलिंग की बात करें, या अगर इनकी ना भी बनानी हो तो आप ओवरऑल जो मेन टॉपिक होता है ना, जैसे यहाँ एलिसाइटेशन टेक्निक लिखा है, तो आप इसको ही लेके अपनी कोई भी डायग्राम बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये कलर ले रही हूँ। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, ऐसे एक सर्कल बना लो, सर्कल बना के अंदर एलिसाइटेशन टेक्निक्स लिख लें, और फिर इन्हें ऐसे मैच करके, तो ऐसे कुछ भी क्लाउड टाइप बनाकर तो अंदर टेक्निक्स के नाम लिख दो, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी जो टेक्स्ट होती है वो विजुअलाइज हो जाती है, और जो चेकर होता है वो बजाय आपके टेक्स्ट पढ़ने के आपके ग्राफ से समझ जाता है कि आपने अंदर क्या लिखे है, और इससे उसे चेकिंग में भी आसानी होती है और आपके मार्क्स भी इम्प्रूव होते हैं। फिफ्थ टॉपिक की तरफ आते हैं, विच इज़ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये टॉपिक जो है ये हम लोगों ने अभी ओवरऑल प्ले लिस्ट में नहीं देखे थे, ये मैंने यहाँ पर न्यूली अभी लिखे हैं, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग डिफाइन करते हैं क्लियरली कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, और इसमें प्रॉपर हम लोग वर्डिंग यूज़ करते हैं कि ये काम इस बंदे के लिए हो रहा है, इस वजह से हो रहा है और इस तरह से हो रहा है, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो ये स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट के अंदर लिखते हैं, मेंशन करते हैं प्रॉपरली। और प्रॉपर स्पेसिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपना जो सा प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर है ना वो एंड पर अच्छे तरीके से पूरा कर सके और सक्सेसफुली उसको डेवलप कर सके। स्पेसिफिकेशन के सोर्सेज की अगर बात करें तो स्पेसिफिकेशन सोर्सेज आर वेयर यू गेट द डिटेल्स टू क्रिएट योर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जैसे कि एलिसाइटेशन के अंदर आप लोग देखते हो ना कि कहाँ से हमारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो यहाँ पर भी यही चीज़ है कि जहाँ से आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है ना, उस सोर्स को स्पेसिफाई हम लोगों ने पहले करना है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन सोर्सेज लिखा है ना, तो पहले उस सोर्स को स्पेसिफाई करो। अब आप लोगों ने एक जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, फॉर एग्जांपल आपको असाइनमेंट बनाने का कहा गया है, सही है। आपने असाइनमेंट बनाई है, आपने किसी वेबसाइट से देख के बनाई या कहीं से भी किसी एआई से ली है, तो आप लोगों ने क्या करना है, जब नीचे रेफरेंसेस के अंदर उसका रेफरेंस देना है, तो कैसे आप वो रेफरेंस दे रहे हो, या लिंक दे रहे हो, हाइपर लिंक दे रहे हो, या फिर आप उसमें साइटेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो ये एक स्पेसिफिकेशन सोर्स का ना मेथड है एक, ये एक आपको मेथड सिंपल बता रही हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ। जो रियल मेथड है उसके अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, जो हमारे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर्स और यूज़र फीडबैक्स, ये सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। अब स्टेक होल्डर्स को हम लोग क्यों इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि ये भी हमारे सोर्स हैं किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए। जब हम लोगों ने रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करनी होती है तो हम स्टेक होल्डर्स से पूछ सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं। इसी तरह बिजनेस डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो इसके अंदर हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो सा होता है वो लिखा गया होता है, पूरी प्लानिंग होती है, अंदर चार्ट्स बने होते हैं, आउटलाइंस बनी होती हैं, तो उनके ज़रिए भी हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स को देख सकते हैं, ये भी सोर्स बन जाती है हमारी स्पेसिफिकेशन के लिए। और सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, इसमें भी वही चीज़ है कि आपका कोई मैनुअल पड़ा हुआ है या कोई पहले से टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पढ़ी है तो आप उससे हेल्प ले सकते हो। और यूज़र फीडबैक तो आप लोगों को पता है कि यूज़र आपको फीडबैक वर्कशॉप के थ्रू, सर्विस के थ्रू या किसी भी तरह आपको दे सकते हैं। अब स्पेसिफाई करने की टेक्निक्स क्या हैं, तो यूज़ केस डायग्राम है, यानी ये इसमें ये होता है कि आप लोग एक यूज़ केस अपने पूरे सिस्टम का बनाते हो और उसके ज़रिए बताते हो कि हमारा यूज़र जो है वो इस तरह से हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल इस तरह से एक रिक्टेंगुलर फॉर्म में सिस्टम क्रिएट किया जाता है जिसके अंदर उसके सारे फंक्शनल फीचर्स ऐड किए जाते हैं, और बाहर एक स्टिकमैन डायग्राम बनाई जाती है जो कि आपके यूज़र को रिप्रेजेंट कर रही होती है।
और फिर एरोज के ज़रिए या फिर लाइंस के ज़रिए आप बताते हो कि ये काम परफॉर्म करेगा, ये काम परफॉर्म करेगा, और साथ उसका नेम मेंशन किया जाता है, सिस्टम का नेम यहाँ पर मेंशन किया जाता है, ठीक है। ये बेसिकली एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। ये बाउंड्री होती है आपके सिस्टम की। और ये आपका जो यूज़र है या सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर यूजुअली इस साइड पर लिखे जाते हैं, वो भी स्टिक मैन के थ्रू आप लोग शो करते हो, और होते बेसिकली वो इस साइड पर है, ठीक है। उसके बाद यूज़र स्टोरीज आते हैं। यूज़र स्टोरीज सिंपल डिस्क्रिप्शन होती है किसी भी, यानी किसी ने आपकी ऐप या आपकी वेबसाइट यूज़ की और उसने अपनी उसके साथ क्या किया, एक ब्लॉग बना दिया कि मैंने इसे यूज़ किया था और इसने मुझे ऐसे इफ़ेक्ट किया, इसने मेरी ऐसे हेल्प की। तो वो सारा कुछ यूज़र स्टोरीज में आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल नीचे दी है शॉर्ट सेंटेंस में, एज अ व्हाट्सएप यूज़र, ये मैं आपको वैसे बता रही हूँ, एज अ व्हाट्सएप यूज़र आई वॉन्ट टू send a sticker so that I can express my emotions more इफेक्टिवली, ठीक है। ये मैंने आपको एक शॉर्ट सी एग्जांपल दी है एक सेंटेंस से। तो ये यूजर स्टोरी है, उसने अपना फीडबैक दिया है, वो अपनी रिक्वायरमेंट बता रहा है। आगे भी लिखा हुआ है, एज अ शॉपर आई वांट टू फिल्टर प्रोडक्ट बाय प्राइस सो दैट आई कैन फाइंड अफोर्डेबल ऑप्शंस। यानी कि अब वो बायर है, वो प्रोडक्ट्स खरीदने वाला है, तो वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं प्रोडक्ट्स को फिल्टर कर सकूँ उनके प्राइस के जरिए, ताकि मैं देख सकूँ कि मैं किन को अफोर्ड कर सकता हूँ। उसके बाद आते हैं वायर फ्रेम्स और प्रोटोटाइप। वायर फ्रेम्स जो उनसे है ना, ये बेसिकली स्केच होता है आपके किसी भी क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर का या प्रोजेक्ट का। जब आप लोग अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाओगे तो आप भी ये वायर फ्रेमिंग परफॉर्म करोगे। लाइक अगर कोई वेबसाइट बना रहा है तो वो इस तरह से अपने पेज के लिए जी ये कहेगा, यहाँ मेरा लोगो आएगा, यहाँ मैं मेन्यू बार बनाऊंगा, यहाँ पर पिक्चर लगेगी, यहाँ पर मैं अपना क्या कहते हैं कोई टेक्स्ट दूंगा या मेन्यू बनाऊंगा। तो ये सारा कुछ जो है ये वायर फ्रेमिंग में आता है। और प्रोटोटाइप जो है, ये प्रोटोटाइप वायर फ्रेम से थोड़ा सा अलग होता है। वायर फ्रेम सिर्फ स्केच होता है और प्रोटोटाइप वो वर्किंग परफॉर्म कर रहा होता है, प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा होता, लेकिन थोड़ी बहुत वर्किंग वो आपको दिखा रहा होता है कि ये ऐसे काम करेगा। रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स की तरफ जाएं तो इसकी इसकी बात मैंने ऊपर की थी जब हम लोग ट्रेसिबिलिटी का देख रहे थे। तो ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स जो सा होता है, ये आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को और आपके टास्क जो आप परफॉर्म कर रहे हो ना उनका एक चार्ट बनाता है। यानी कि ऐसे जैसे टास्क 1 2 3 और साथ रिक्वायरमेंट्स 1 2 3, और इनका आपस में ऐसे रो और कॉलम्स का जब इंटरसेक्ट होता है तो ये ऐसे कोई मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। आप इसे ऐसे सिंपल भी ले सकते हो, जिस तरह से भी आप लेना चाहो इसे परफॉर्म कर सकते हो। फिर आते हैं डाटा फ्लो डायग्राम। आई डोंट थिंक मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ये हम लोगों ने पहले थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ी हुई हैं। इसके अंदर बेसिकली सिंपली शेप्स का हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि डिसीजन के लिए डायमंड शेप का यूज़ करेंगे। कुछ इनपुट लेना है तो वो हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेके, तो इस तरह से जो भी काम होगा वो डाटा फ्लो डायग्राम के अंदर आएगा। फिर हमारे पास आते हैं रिक्वायरमेंट वैलिडेशन टेक्निक्स, कि अब हम लोग वैलिडेट करने लगे हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को। हम लोगों ने देखना है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो यूज़र के या हमारी क्लाइंट के नीड्स के अकॉर्डिंग हैं भी या नहीं। तो हम लोग उससे पूछते हैं कि वैलिडेट करो क्या हम लोगों ने सही प्रोजेक्ट बनाया है, सही प्रोडक्ट बनाकर तुम्हें दिया है। और इसके भी डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड ये है कि आप लोग ने जो रिक्वायरमेंट इकट्ठी की है ना, वही सबसे पहले चेक करा दो कि जो हमने रिक्वायरमेंट लिखी है वो ठीक है, पहले ये बता दो। फिर हम लोग कोई प्रोटोटाइप भी बनाए ताकि प्रोटोटाइप पे भी कोई कॉस्ट ज़ाया ना हो। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो आप लोग प्रोटोटाइपिंग कर सकते हो। प्रोटोटाइपिंग करके तो आप यूज़र को चेक करवा दो और यूज़र देख के बता सकता है। अगर आपने कोई कमी पेशी रह गई है, कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, तो वो आपको बता देगा। मॉडलिंग की या सिमुलेशन की बात करें तो ये भी एक किस्म का आपके पास वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है जिसमें आप मॉडल्स या सैंपल्स क्रिएट करते हो अपने एक्चुअल सिस्टम के। उसके बाद टेस्ट केस डेवलपमेंट होते हैं, तो इसके अंदर होता है आप लोग डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको टेस्ट करते हो कि क्या ये काम सही करेगा, क्या ये यूज़र की नीड्स के अकॉर्डिंग रहेगा या नहीं। फॉर एग्जांपल, आपने एक चैट ऐप बनाई है ना, तो आप लोग देख रहे हो कि जो पढ़े लिखे हैं वो किस तरह से टाइप कर रहे हैं और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनका क्या होगा। अगर
तो जो पढ़े लिखे हैं वो टाइप करके सारे मैसेजेस लिख रहे हैं। तो जिन्हें नहीं अभी ये टाइप करना आता या जिन्हें ऐप यूज़ नहीं करनी आती, वो फिर क्या करें, वो ऑडियो के ज़रिए आराम से अपना मैसेज पहुंचा सकें। तो ये टेस्ट केस हैं, आप किस तरह से उन चीज़ों को टेस्ट कर सकते हो। वॉक थ्रू और इंस्पेक्शंस होती हैं, ये होता है कि आप लॉन्च करने से पहले, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले कुछ लोगों को चेक कराओ, जैसे कोई वर्कशॉप होती है, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है ना वो पूरा रिव्यू हो जाए और आप लोग देख सको कि आपका यूज़र कितना फॉर्मल है, कितना इजीली वो वर्क कर सकता है। और इसके अलावा आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, ताकि आपको बता सके कि कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गई, कोई एरर रह तो नहीं गया। वो सारा कुछ इसके अंदर देखा जाता है। और लास्टली कंसिस्टेंसी चेक होती है कि हमारा प्रोजेक्ट अगर उसमें कोई चेंज की गई है, तो चेंज करने के बाद क्या वो अभी भी वैसे ही काम कर रहे हैं, ये तो नहीं हुआ कि उसमें कोई कन्फ्लिक्ट आ गया या वो उसकी परफॉर्मेंस पर उससे कोई इफेक्ट पड़ा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये हमारा 6 टॉपिक स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जो हमारी आउटलाइन का मेजर टॉपिक है लास्ट वाला, ये वो स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स है, अब इसकी फर्दर डिटेल्स हम लोग देखेंगे। ऊपर भी हमने ये टॉपिक देखा है, जिसके अंदर हम देख रहे थे कि हमारी रिक्वायरमेंट्स कैसे कंट्रोल हो रही हैं, कैसे ट्रैक हो रही हैं, कैसे चेंज हो रही हैं, उनका क्या इम्पैक्ट है, उन्हें प्रायोरिटाइज कैसे किया है। तो इसके इंट्रोडक्शन में भी वही चीज़ें हैं कि किस तरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, आप ये पढ़ लेना। ठीक है, इसकी की एक्टिविटीज़ जो हैं वो मैं यहाँ एक दफ़ा दोबारा मेंशन कर देती हूँ कि ये ट्रैक करता है रिक्वायरमेंट्स को, जो चेंज किया होता है उसको मैनेज करता है, उस चेंज को, जो हम लोगों ने प्रायोरिटाइजेशन वाला स्टेप परफॉर्म करना होता है ना वो इसी फेज के अंदर परफॉर्म करना होता है। और फिर वैलिडेशन और वेरिफिकेशन का स्टेप भी इस फेज के अंदर परफॉर्म किया जाता है। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि रिक्वायरमेंट्स के जो 7 स्टेजेस हम लोगों ने पढ़े थे वो डिफरेंट डिफरेंट ही वर्क कर रहे हों, वो क्रॉस भी करते हैं एक दूसरे को। यानी जैसे देखें, यहाँ पर प्रायोरिटाइजेशन और वैलिडेशन हो सकता है कि ये दोनों काम एट द सेम टाइम चल रहे हों। ठीक है, तो ये क्रॉस कर सकती हैं प्रोसेसेस, इसलिए आप लोगों ने इसमें परेशानी होना कि ये क्या हो गया कि ये इकट्ठे लिख दिए इन्होंने। और टूल्स देखे जाए तो टूल्स मैनेजमेंट के वही हैं जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए हैं, जिरा, ट्रेलो, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स वगैरह। रिक्वायरमेंट को मैनेज करने के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में भी यहाँ पर मेंशन करती है सब, कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है तो मैनेज करने में मुश्किल होगी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स मुसलसल चेंज हो रही हैं तब भी मैनेज करने में मुश्किल होगी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं है या कंफ्लिक्ट कर रही है कोई, या फिर आपको सही से उनकी समझ ही नहीं आई, तो फिर आपको मैनेज करने में मुश्किल होगी। एग्जाम्पल साथ साथ गिवन है, आप इन्हें रीड करते जाना। अब आपके पास जो लास्ट टॉपिक है वो है मैनेजिंग रिक्वायरमेंट इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, यानी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनमें आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करना है, तो वो कैसे करना है। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से मतलब ये है कि डिफरेंट अप्रोचेज हैं, वो कोई भी हो सकती है। लाइक बैंकिंग अप्रोच अलग है, फाइनेंशियल उसके अंदर थोड़ा मैकेनिज्म आता है। अगर आप फैक्ट्रियल साइड पर चले जाते हो तो वहाँ पर आपको ह्यूमन रिसोर्सेज को हैंडल करना होता है, तो वहाँ पर आप लोग किस तरह से रिक्वायरमेंट्स को मैनेज कर रहे हो। अगर आप किसी आईटी डिपार्टमेंट में जाते हो तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। वहाँ पर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इस तरह कैटेगरीज अलग बन जाएंगी, उनको किस तरह आप लोग हैंडल करोगे। तो इसलिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को कैसे मैनेज कर रहे हो, उस चीज़ के लिए हम लोग इसमें देखेंगे। एक्विजिशन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन ये पहली कैटेगरी है इसकी, और इसका मतलब यह है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने प्रोडक्ट को परचेज किया हो, ठीक है, या फिर सिस्टम जो है उसका उसको वो सप्लाई परफॉर्म सेंड कर रहे हो। यानी देखें, टिपिकली द वन परचेजिंग सॉफ्टवेयर और सिस्टम फ्रॉम सप्लायर, यानी वो परचेज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को भी सिस्टम को भी सप्लायर से, जो उनको चीज़ें सप्लाई करता है और वो उनसे परचेज करते हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन एक्वायरिंग प्रोडक्ट्स, जैसे कि अमेजोन है। अगर आप लोग देखो तो अमेजोन पे दो तरफ से ऑर्गेनाइजेशन जो है ना चल रही है, एक है बायर और एक है सेलर। अब वो जो बायर है वो सेलर तक किस तरह चीजें प्रोवाइड कर रहा है, बीच में एक सप्लायर भी आता है जो बायर से चीजें लेके सेलर तक पहुंचाता है। तो ये कौन सी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन आती है, एक्विजिशन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनका प्राइमरी फोकस जो सा होता है ऑर्गेनाइजेशन की नीड पूरी करने का होता है। और इसकी अगर रिक्वायरमेंट्स को देखा जाए
तो इसकी रिक्वायरमेंट्स को हम लोग डिफाइन करते हैं क्लियरली, ठीक है, जो कि हम वो तो सबको करते हैं ना, और स्पेसिफाई भी कर लेते हैं हम लोग रिक्वायरमेंट्स को साथ ही, ठीक है। एक एग्जांपल इसके नीचे भी मेंशन है कि अ गवर्नमेंट एजेंसी लुकिंग टू एक्वायर न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम मे हैव स्ट्रिक्ट डिटेल रिक्वायरमेंट टू इंश्योर कंप्लायंस विद रेगुलर रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड। कंप्लायंस का मतलब होता है कि अगर कोई रूल तोड़ता है तो उसको उसके बदले में फाइन पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही लिखा है कि उन्होंने कहा है कि एक्वायर अ न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम जो कि स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई कर सके। अगर वो कोई रूल तोड़ता है रेगुलेशन या स्टैंडर्ड के खिलाफ तो उसको फाइन पे करना हो, इस तरह का कोई वो सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। तो ये एक्विजिशन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। की एक्टिविटीज इसकी की करेक्टरिस्टिक से मैच करती हैं कि आप लोग डिफाइन करते हो और जो स्पेसिफायर रिक्वायरमेंट्स उनको वो करते हो, और फिर ये है कि उन्हें एवेलुएट करते हो, उनमें से कुछ चूज करते हो और फिर कंट्रैक्ट करते हो मैनेजमेंट के साथ, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट आपका मैच भी कर रहा है कि नहीं जो आप लोगों ने उनसे मांगा था। अब आ गए हैं सप्लायर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। सप्लायर के अंदर हमारे पास ज़्यादा फोकस जो सा है आर द वन डेवलपिंग और सप्लाइंग द सिस्टम, जो या तो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं या फिर उसको सप्लाई कर रहे हैं। और इनका मेजर फोकस होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं वो यूज़र के अकॉर्डिंग हो। ऊपर हमारे पास क्या आता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का मेजर गोल है वो अचीव हो रहा हो, और इसमें यह है कि हमारे क्लाइंट का जो नीड है ना वो पूरी हो रही हो। इसके की करेक्टरिस्टिक्स देखें तो डिलीवरिंग द प्रोडक्ट्स दैट मीट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लाइंट्स। उसके बाद कि वो मैनेज कैसे हो रहा है, किस तरह उस तक पहुंच रहा है, उसकी कोई लिमिटेशन तो नहीं है। और एग्जांपल अगर देखें तो आ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी क्रिएटिंग अ मोबाइल ऐप फॉर अ क्लाइंट, सिंपल सी एग्जांपल इसकी दी हुई है, ठीक है। की एक्टिविटीज देखें तो क्लाइंट रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, इसमें इंटरनल टीम कोऑर्डिनेशन होती है और डिलीवरिंग एंड टेस्टिंग होती है। यानी कि मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्लाइंट से फीडबैक वगैरह लेते हैं ताकि हमें पता चल सके हमारा प्रोडक्ट उस तक कैसे पहुंचा है, किस तरह का पहुंचा है। और इंटरनल टीम कोऑर्डिनेशन, हम टीम के साथ उसको डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट को ताकि हम लोग यूज़र को सेटिस्फाई कर सकें। और फिर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी वाला ही रहे। अब आ रही हैं हमारे पास प्रोडक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस, जिनका फोकस होता है क्रिएटिंग और सेलिंग पे प्रोडक्ट्स की टू अ ब्रॉड मार्केट, यानी बड़ी मार्केट के अंदर, ऑफन विद जेनेरिक फीचर्स, और जिनके स्पेसिफिक फीचर्स भी होते हैं मल्टीपल कस्टमर्स के लिए। अगर इसकी एग्जांपल देखें ना तो अ कंपनी दैट डेवलप एंड सेल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टू मल्टीपल क्लाइंट्स। अब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर किस तरह, जैसे कि अगर आप शॉपिफाई ऐप देखो, शॉपिफाई ऐप उसके अंदर भी यही सिस्टम यूज़ हो रहा है। एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास दराज ऐप या अलीबाबा एक्सप्रेस, जो भी आप लोग लेना चाहो वो इसी के अंदर आ रहे हैं। की फीचर की एक्टिविटीज़ अगर इसकी देखें तो वो है मार्केट रिसर्च, फीचर प्रायोरिटाइजेशन और मैनेजिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। नेक्स्ट जो है इसमें वो है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फॉर अजाइल मेथड्स, यानी कि आप लोग अजाइल मेथड्स के अंदर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को कैसे अप्लाई कर रहे हो। तो अजाइल मेथड जो है आपको पता है कि एक एक मॉड्यूल आप लोग आराम से ऐड कर सकते हो इसके अंदर, और ये एक आइटरेटिव अप्रोच होती है, ठीक है। अजाइल मेथड किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए एक आइटरेटिव नेचर की मेथडोलॉजी है, और इसके अंदर आप लोग कोई भी चेंज कर सकते हो इजीली विदाउट डिस्टर्बिंग द प्रीवियस वर्किंग ऑफ योर सिस्टम और सॉफ्टवेयर। ये अडेप्टेबल होता है, स्केलेबल होता है, ठीक है। और अगर इसके की कंसेप्ट में देखा जाए कि अजाइल के अंदर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के क्या की कंसेप्ट है, तो सबसे पहले आती हैं यूजर स्टोरीज। यूजर स्टोरीज को हमने ऊपर देखा था, उसकी एग्जांपल देखी थी, वही चीज़ अजाइल के अंदर आएगी कि आपका कोई सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है और यूजर अब उसमें कोई नया चेंज करना चाह रहा है। जैसे कि अ यूजर एज अ यूजर आई वांट टू बी एबल टू लॉग इन विद माय सोशल मीडिया अकाउंट टू सिंप्लीफाई द लॉग इन प्रोसेस। यानी कि एक ऐप है और उसमें सिंपल लॉगिन ऐप ने रखा हुआ है, कोई अदर मीडिया सोशल मीडिया जैसे गूगल अकाउंट, उसका लॉगिन का कोई मेथड नहीं रखा। तो वो ये डिमांड कर रहा है डेवलपर से कि मुझे इस तरह बना के दो। तो ये चीज़ आती है अजाइल मेथोडोलॉजी में, जो पहले से बनी है उसमें थोड़ा सा चेंज कर दो।
कंटिन्यूअस कोलैबोरेशन में भी यही चीज़ आती है कि आप लोग यूज़र से फीडबैक लेते हो और अपने रिक्वायरमेंट्स को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हो। प्रायोरिटाइजेशन में भी यही होता है कि आप लोग क्या करते हो, अजाइल मेथड में रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज कर लेते हो और जो बिजनेस वैल्यूज़ होती हैं उनको पहले परफॉर्म कर लेते हो, यानी कि जो बेसिक काम है वो पहले हो जाए, फिर बाद में उसके जो फीचर्स होते हैं ना, डिफरेंट फीचर्स, ऑप्शनल फीचर्स, उन पर बाद में वर्किंग करते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट फीचर्स पहले डिलीवर होने चाहिए। आइटरेटिव डेवलपमेंट है, इस वजह से आप लोग क्या करते हो, रिक्वायरमेंट्स को बार बार रिविजिट करते हो, बार बार देखते हो, बार बार उन्हें रिफाइन करते हो कि हर आइटरेशन में रिक्वायरमेंट जो है अगर चेंज हो रही है तो उसे हम लोगों ने कैसे इम्प्रूव करना है। स्प्रिंट्स आते हैं इसमें। स्प्रिंट का मतलब होता है कि एक साइकिल, ठीक है। आपके फॉर एग्जांपल आपके पूरे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो है वो काफ़ी लेंथी है, 4 to 5 मंथ्स के ऊपर रिलाई कर रही है, जिसमें से आपका एक स्प्रिंट एक वीक में बनता है, यानी कि एक मॉड्यूल आप एक वीक में पूरा कर रहे हो, तो इसे स्प्रिंट प्लानिंग के अंदर हम लोग ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को तोड़ देगा छोटे छोटे हिस्सों के अंदर, ठीक है। बैकलॉग मैनेजमेंट रखें तो ये कह सकते हैं आपने बैकअप एक रखा हुआ है अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए, ताकि अगर आप लोगों का आगे कोई चेंज आता है, यूज़र कुछ चेंज करने का कहता है, आपने चेंज किया सही नहीं हुआ, तो आप लोग अपना पिछला जो सा काम वो परफॉर्म कर सको। नेक्स्ट है हमारे पास चैलेंजेस इन अजाइल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, यानी कि जो भी आपको इसके अंदर चैलेंजेस देखने पड़ते हैं, जैसे कि स्कोप क्रीप, यानी कि आपके जो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती है, ठीक है। वो यानी कि अजीब से ही आपको परफॉर्मेंस शो कर रही होती है, बाजुकात वो बहुत लो चल जाती है, बाजुकात वो ठीक रहती है, लेकिन उसके अंदर आपको बहुत सारे रिस्क होते हैं। और ये कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होती हैं और स्टेक होल्डर जो उनसे हैं उनको किस तरह से इन्वॉल्व किया जाए मुसलसल, तो ये चैलेंजेस हैं एजाइल मेथोडोलॉजी में। लाइक अगर आप मुसलसल किसी से फीडबैक ले रहे हो, किसी एक पर्सन से, स्पेसिफिक पर्सन से मुसलसल फीडबैक लोगे, तो क्या वो उकता नहीं जाएगा? इस वजह से आप लोग क्या मेथोडोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो ये बड़ा इफेक्ट डालती है आपके वर्किंग पे। और इस बेस्ट प्रैक्टिसेस में यही है कि आप लोग अपना जो कम्युनिकेशन है उसका मेथड सही रखो, अपनी जो प्रायोरिटाइजेशन है उन्हें क्लियर रखो और फ्लेक्सिबिलिटी रखो अपने अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है ना लास्ट में ये समरी मैंने दी है, जो हमने ऊपर सारे टॉपिक्स पढ़े थे ना उनमें से बेसिक बेसिक जो भी चीज़ें हैं उनकी डेफिनेशंस हैं। जब आप लोग ये पीडीएफ लोगे मुझसे तो देन आप लोगों को ये चीज़ें मिल जाएंगी, और यहाँ वो वाले जो वर्ड्स हैं, जो क्या कहते हैं, टर्म्स हैं, उनको यूज़ किया गया है जो बाजुकात होता है ना चेंज होके आ जाती है और हमें समझ नहीं आती। जैसे कि अब अगर वो आपसे ये कह देते हैं कि वेरियस ऑर्गेनाइजेशन की जगह वो खाली आपको कह देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे मैनेज करना है रिक्वायरमेंट्स को, तो वो आप बता सको। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे जो क्वेश्चंस थे, जो लास्ट टाइम हम लोगों को पेपर आया था ना, उसके अंदर ये था कि हर चीज़ वहाँ सिनेरियो बेस्ड थी। जैसे कि अगर ये वाला पार्ट लिया जाए रिक्वायरमेंट्स में से, जिसके अंदर लेवल्स या लेयर्स ऑफ रिक्वायरमेंट आता है, तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत क्वेश्चनिंग की हुई थी। हम लोगों को उन्होंने सिनेरियोज दिए थे और उन्होंने कहा था बिजनेस रिक्वायरमेंट लिखें, यूज़र रिक्वायरमेंट्स लिखें, ये बताएं, ये रिक्वायरमेंट उन्होंने लिखी थी कई जगह पर, और बताया था बताएं ये किस कैटेगरी में लाई कर रही है, किस लेवल की है। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है कि ये सिनेरियोज जो है ना इनको ध्यान से समझ लेना है। डिफरेंट सिनेरियोज पे आपने प्रैक्टिस करनी है, और उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने नीचे कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डेफिनेशन वाइज हैं, थेरी वाइज हैं, और फर्दर बाद में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। फर्स्ट सिनेरियो बेस्ड जो आपका क्वेश्चन है वो है ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक कंस्ट्रक्शन, कि आप किस तरह से अपना ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स जो है उसको बनाते हो। उसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स गिवन है और कुछ टेस्ट केसेस गिवन है। मैंने आपको पहले भी ट्रेसिबिलिटी का जिस वक्त मैं बता रही थी उस वक्त बताया था कि इन दोनों के अंदर आपके जो टास्क होते हैं और जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके बिना पर आपका ये ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स बनता है। तो आप इनके ऊपर किस तरह से बनाओगे ये आपने बताना होगा। उसके बाद आपके पास एक सिनेरियो गिवन है और उसमें उन्होंने कहा कि रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज करके बताओ, ये 5 रिक्वायरमेंट गिवन है, इनमें से हर एक को आपने रैंक करना है, ठीक है, साथ उनकी बिजनेस वैल्यू प्रोवाइडेड है। अब आपने देखना है कि किस बिजनेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कौन सी वाली जो है वो सबसे ऊपर आएगी, फिर कौन सी सेकंड नंबर पे, कौन सी थर्ड पर और कौन सी फोर्थ पर आएगी। उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस में से एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन लिया है। उसके अंदर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप बताओ कि ये एसोसिएटेड रिस्क हैं आपकी इन 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 रिक्वायरमेंट्स को, तो आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी रिस्क स्कोर कितनी है, और उसका फॉर्मूला साथ गिवन है। तो आपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना है।
फोर्थ नंबर पर आपके पास एलिसाइटेशन यानी कि रिक्वायरमेंट को गैदर करने की टेक्निक का कहा गया है, जिसमें से टीम वर्क के लिए उन्होंने कहा है। जाहिर सी बात है हम परफॉर्म तो नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, बेसिकली बताना है, एक सिनेरियो खुद से बनाकर लिख देना है। जैसे कि अगर वो कहते हैं कि इंटरव्यू करने के आपके पास 15 रिक्वायरमेंट्स मिलेंगी, तो आप इसे किस तरह करोगे, आपने गैदर करनी है 50 रिक्वायरमेंट्स लेट से। हो सकती हैं जो पेपर में हो वो कम हो, जैसे कि वो गए 25 हो, तो आपने कैटेगराइज करके खुद से बता देना है मैंने यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट इकट्ठी की, यहाँ पर इससे ऐसे मैंने एक आदमी से क्वेश्चन किया या एक औरत से किया, उसने मुझे ऐसे कहा, या मैंने सर्वे किया तो मुझे इस क्वेश्चन का इतना आंसर मिला, इसका इतना आंसर मिला, सर्वे में इतने क्वेश्चन थे। तो ये कर इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आपके पास अगेन से एक ट्रेसेबिलिटी का जो है वो मैट्रिक्स की कैलकुलेशन के लिए दिया गया सिनेरियो, तो आपने इसे भी इसी तरह से सॉल्व करना है। अब ये जो कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे, होप सो आपको हेल्प करें प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा भी आप लोगों को जब आप लोग थ्योरी पढ़ लेते हो तो आपको इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि आप लोग उसे न्यूमेरिकल वाइज किस तरह परफॉर्म करोगे। लेट्स से कि आपको नहीं भी समझ आता, तो आप लोगों ने सोचना है, खुद से सोचना है कि अगर आप इस जगह पर हो तो आप क्या करोगे। ठीक है, लेट्स से अगर आपको आपको वो कहते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ पास्ट पेपर से, कि वो कहते हैं आपके पास एक वेदर एप्लीकेशन है और उस वेदर एप्लीकेशन की यूजर रिक्वायरमेंट्स लिखें। तो यूजर रिक्वायरमेंट्स उसकी क्या होंगी, यूजर क्या चाहेगा। हो सकता है यूजर चाहे कि मुझे मुसलसल अपडेट्स मिलती रहें, जो वेदर है वो चेंज हो रहा है तो उसके अंदर ह्यूमिडिटी भी मुझे शो, मुझे वेदर जो विंड की क्या कहते हैं स्पीड है वो पता लगती रहे, पर मंथ के हिसाब से मुझे शो हो, जो वेदर है, या वीकली शो हो, मुझे नोटिफिकेशंस आए या जो भी जिस तरह भी है, वो सारा कुछ उसको पता लगना चाहिए। वो चाहता है कि ऐप खोले बगैर उसको उसकी स्क्रीन पर एक विज की फॉर्म में नोटिफिकेशन मिले। तो इस तरह से यूजर रिक्वायरमेंट्स आप लोग उस टाइम पर लिख सकते हो। ओके, तो यही था हमारा आज का सारा सिलेबस रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। आप लोग ये पीडीएफ जो है कमेंट्स करके तो वहाँ से रिसीव कर सकते हैं, लिंक आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें जो क्वेश्चंस हैं, इसमें जो सिनेरियोज हैं, उनकी वेल प्रैक्टिस करें, जो कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर करें, और जो पॉइंट्स हैं उन्हें अच्छे से याद करें। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये पीडीएफ ज़्यादा बड़ी नहीं है, 26 पेजेस की है, तो आई होप आपको इसकी अच्छी समझ भी आएगी और जल्दी कवर भी हो जाएगा।